अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल अमान अली एडटेक। और इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं बायोलॉजी के टॉपिक सेल के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि फ्यूचर में टेस्ट वगैरह में रिपीट हो सकते हैं या पास में टेस्ट वगैरह में आ चुके हैं। सो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सो यहाँ पर मैं उनके जो करेक्ट आंसर्स हैं उनको हाईलाइट करता जाऊँगा। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर वन। Let me choose the color of highlighter. Okay, here it is. सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, that is which part of the microscope determines the clarity of the image. एक्चुअली पार्ट तो नहीं है, ये प्रॉपर्टी जरूर होती है। यहाँ पर शायद थोड़ी मिस्टेक है। अच्छा, सो माइक्रोस्कोप की वो प्रॉपर्टी जो हमें ये बताती है या हमें इस चीज के इनेबल करती है कि हम एक तस्वीर को, एक इमेज को कितना क्लियरली देख सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है माइक्रोस्कोप की, इसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज रेजोल्यूशन फॉर योर क्वेश्चन नंबर वन। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो सेकंड एमसीक्यू है दैट इज अबाउट Zacharias Janssen is credited for inventing the first compound microscope in, यानी कि दुनिया की जो सबसे पहली कंपाउंड माइक्रोस्कोप थी जो कि बनाई थी इस जानसेन भाई ने। और इसका जो ईयर है, ठीक है, इन्वेंशन का, दैट इज 1590, यानी कि किस साल में उनको बनाया गया था, तो ये इसकी डेट है। चलें आगे चलते हैं। फिर थर्ड जो हमारे पास एमसीक्यू है दैट इज a 10x eyepiece and 40x objective lens will produce a total magnification of। देखिए, सबसे पहले समझते हैं मैग्निफिकेशन किसको कहते हैं। मैग्निफिकेशन होता है माइक्रोस्कोप की वो प्रॉपर्टी जो कि इस काबिल बनाती है एक इमेज को कि वो कितना ज्यादा, कितने टाइम्स ज्यादा बड़ा दिखेगी। ठीक है, मतलब ऐसा है कि माइक्रोस्कोप का काम ही यही है कि वो जो है वो चीजों को या इमेजेस को बड़ा करके दिखाती है। अब वो एक तस्वीर को कितना बड़ा करके दिखाती है, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, 500 गुना, तो उसको ही हम कहते हैं मैग्निफिकेशन, यानी कि इनलार्जमेंट ऑफ एन इमेज। तस्वीर कितनी बड़ी होकर हमें दिखाई दे रही है, इसको हम मैग्निफिकेशन कहते हैं, जो कि मैग्नीफाई वर्ड से आता है। और मैग्नीफाई का मतलब यही है कि बड़ा होना, ठीक है, या उसको जूम आउट करना। तो अभी इसका जो करेक्ट आंसर है, आप याद रखिए, जो मैग्निफिकेशन है वो बराबर होती है जब हम आईपीस की पावर की जो है वो प्रोडक्ट करते हैं या उसको मल्टीप्लाई करते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस के पावर से। सो आईपीस की जो पावर है दैट इज 10x और ऑब्जेक्टिव लेंस की जो पावर है दैट इज 40x। सो 10 मल्टीप्लाई 40, सिंपली इसका जो आंसर होगा दैट इज 400 टाइम्स। यानी कि अगर आपके पास एक ऐसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसकी जो आईपीस की पावर है वो है 10x और जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी पावर है 40x, तो उसकी जो टोटल मैग्निफिकेशन होगी, यानी कि एक जो इमेज आपके पास बनकर आएगी वो अपनी ओरिजिनल साइज से 400 गुना ज्यादा बड़ी होगी। ओके, वेल, एक और हमारे पास डायग्राम से रिलेटेड सवाल है कि यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये डायग्राम या ये जो तस्वीर है ये किस माइक्रोस्कोप से ली गई है। एक चीज याद रखें, वो तस्वीर जो माइक्रोस्कोप से ली जाती है ना, उसको हम कहते हैं माइक्रोग्राफ। ठीक है, ये एक टर्मिनोलॉजी है, आप बेहतर है याद कर लें। और ये जो तस्वीर डायग्राम आपको नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर जिसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये जो डायग्राम है ये बेसिकली इतना क्लियर और डिटेल नहीं है। ठीक है, यानी कि ये इसकी एक लाइट वर्जन है, इसको हमने अभी डिटेल में जूम आउट नहीं किया। तो ये जो सिंपली एक नॉर्मल सी डायग्राम मिलती है वो हमें मिलती है लाइट माइक्रोस्कोप से। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो इमेजेस को बहुत डिटेल में दिखाता है और उनके इंटरनल पार्ट्स भी बहुत क्लियरली नजर आते हैं। यानी कि ये जो है, अच्छा, एस ई एम और टी ई एम जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के टाइप हैं। एस ई एम का मतलब है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और टी ई एम का मतलब है ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब जो इसका करेक्ट आंसर है फॉर एमसीक्यू नंबर 4 दैट इज लाइट माइक्रोस्कोप। यानी कि ये जो डायग्राम है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बेसिकली एक ऐसी इमेज है जो कि लाइट माइक्रोस्कोप से ली गई है। व्हिच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाले बंदे का नाम था भाई रॉबर्ट ब्राउन। सो ऑप्शन सी, चार्ली, इज करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ एमसीक्यू है, अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम। यानी कि जो सेल थ्योरी आई सेल से रिलेटेड, उसके अकॉर्डिंग जो नए सेल्स बन रहे हैं वो कहाँ से आते हैं। जैसे कि अभी मेरी बॉडी है, करंटली आई एम अ लिविंग पर्सन, ठीक है, और जो भी एक जिंदा चीज होती है उसके अंदर कंटिन्यूअसली सेल्स बनते हैं। और जो सेल्स बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं,
ठीक है, यहाँ पर तो डेफिनेटली भुनाने के लिए कुछ ऑप्शंस होंगे, क्या वो सेल वॉल से बनते हैं या नॉन लिविंग मैटर से बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स यानी कि पहले से जो मौजूद सेल्स हैं उनसे बनते हैं, या एम्प्टी वेसिकल्स खाली एक जो है वो बेग लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे उनसे बनते हैं। तो डेफिनेटली इसका जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो नए सेल्स बनते हैं वो पहले से मौजूद जो सेल्स हैं उनमें से ही बनते हैं सेल डिवीजन प्रोसेस के थ्रू, जो कि आप बायोलॉजी में पढ़ते भी हैं। वेल, सेवेंथ एमसीक्यू है, व्हिच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। डेफिनेटली यहाँ पर एक चाइल्ड भी बता सकता है कि सेल वॉल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि ओके, यहाँ पर एट्थ एमसीक्यू है हमारे पास, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल शोन, यानी कि यहाँ पर आपको एक सेल की डायग्राम नजर आ रही है, यहाँ पर ये स्काई ब्लू कलर टाइप में। तो ये जो डायग्राम है ये किस सेल की है, ठीक है, तो प्लांट सेल की है, एनिमल सेल की है, फंगल सेल की है या बैक्टीरियल सेल की है। तो डेफिनेटली दिस इज अ डायग्राम शोइंग अ बैक्टीरियल सेल। ठीक है, वो इसलिए कि क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद है, ये वाला, लेकिन इसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट है। तो इसलिए ये प्रोकैरियोटिक सेल है और प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया का ही होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ एमसीक्यू हमारे पास, प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन्स, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो क्या होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं और हमसे ये पूछा जा रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन ठीक है। पहला ऑप्शन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं उसमें, ये तो दुनिया का नंबर वन झूठ है भाई, प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कहाँ से आए। ऑप्शन बी है ट्रू न्यूक्लियस, तो ये भी गलत है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। और उसके राइबोसोम्स की साइज से रिलेटेड दो एमसीक्यूज हैं। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये जो 70s एस वाली जो साइज है दैट इज द साइज ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 10, व्हिच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, ये एमसीक्यू बहुत ही ऐसे कहेंगे फेमस और मशहूर टाइप का एमसीक्यू है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट इसको आप हल्का ना लें। ये एमडी गेट के अंदर जो मेडिकल की एंट्री टेस्ट है वहां पे भी दो बार रिपीट हो चुका है, मेरी नज़र से तो दो बार गुजरा है एमडी गेट में जो मैंने देखा है। पॉसिबल है कि इससे पहले भी ये रिपीट हुआ हो। बहरहाल, सो सेल के अंदर जो पावर हाउस है वो हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियन को, क्योंकि वो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिस तरह एक पावर हाउस किसी भी एरिया को जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऐसे ही जो कुछ सेल से रिलेटेड टाइटल्स दिए जाते हैं ना उनको आप बेहतर है याद किया करें, जैसे कि न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर कहा जाता है, गोल्जी बॉडी जो सेल के अंदर है उसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह के जो नेम या टाइटल्स दिए जाते हैं ऑर्गेनिल को, आप उनको याद करेंगे तो ये आपके लिए काफी बेहतर होगा। एमसीक्यू नंबर 11 है हमारे पास, आइडेंटिफाई द गिवन ऑर्गेनेल। ये जो आपको स्ट्रक्चर या ऑर्गेनेल नजर आ रहा है ये किस चीज का है या किसका है। सो डेफिनेटली इट्स अ क्लोरोप्लास्ट। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखें इसका ग्रीन कलर है ना, ग्रीन कलर होता है क्लोरोफिल की वजह से, और क्लोरोफिल किसके अंदर होता है, वो होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। उसके बाद यहाँ नीचे एक डायग्राम दिया गया है जो कि यहाँ पर येलो कलर के बॉक्स के अंदर है। तो अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो पहले ये जो पार्टिकल्स थे ये एक साथ है, लेकिन कुछ एरिया खाली था, तो ये क्या हो गए, ये पूरे एरिया के अंदर फैल गए। ठीक है, यानी कि मिक्स हो गए, मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, और इसको ही हम कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, जो कि नॉर्मली गैसेस के अंदर होती है और वो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ मूव करते हैं या मिक्स हो जाते हैं एक गिवन वॉल्यूम के अंदर। सो डिफ्यूजन इज करेक्ट आंसर फॉर एमसीक्यू नंबर 12। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो 13th एमसीक्यू है दैट इज व्हिच बेस्ट डिस्क्राइब्स ओस्मोसिस। ठीक है, ओस्मोसिस जो है उनको कौन सा ऑप्शन इन चारों में से सही से डिफाइन करता है। पहली बात, मूवमेंट ऑफ, ऑप्शन ए है मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। ऑप्शन बी है मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। एंड ऑप्शन सी इज मूवमेंट यूजिंग एटीपी। एटीपी तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि एक पैसिव प्रोसेस है। एंड बल्क मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर जो ऑप्शन बी है movement of water through a selective permeable membrane, this is the correct option। ठीक है, जो कि डिफाइन करता है ऑस्मोसिस की डेफिनेशन को। ओके, फिर हम 14th एमसीक्यू पर आते हैं। यहाँ पर लिखा गया है यूजिंग द डायग्राम, आपको एक तस्वीर भी दी गई है, आइडेंटिफाई द इफेक्ट ऑफ hypertonic solution on red blood cells।
सबसे पहले अगर आप जो है वो डायग्राम को अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि आप डायग्राम को देखें। चलिए डायग्राम को भी साइड में रखें। सवाल क्या कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट ज्यादा मौजूद है, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है और सेल के अंदर जो सॉल्यूट है वो कम मौजूद है, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होता है कि जो वाटर है वो सेल से मूव करेगा बाहर के एनवायरनमेंट में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि सेल श्रिंक होगा, सेल की जो ऐसे कहें कि शेप है वो बिगड़ना स्टार्ट होंगी, ठीक है, या ऐसे कहें कि सेल का जो वॉल्यूम है वो कम होना स्टार्ट होगा, और इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं क्रीनेशन। यानी कि जो ऑप्शन सी है यहाँ पर, चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट फॉर एमसीक्यू नंबर 14। ऑल राइट, एमसीक्यू नंबर 15 पर आते हैं। ओके, वेल 15th एमसीक्यू हमारे पास द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ एक मॉडल है, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है कि सेल मेम्ब्रेन किस तरह से बनी हुई है। वो मॉडल दिया था सिंगर एंड निकलसन ने, ये दो साइंटिस्ट थे, तो आप इनके नाम याद रख लें, होप सो आपको पहले ही याद होंगे। और 16th एमसीक्यू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यूजेस, तो डिफ्यूजन का ही एक टाइप है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और उस पे यूज होते हैं करियर प्रोटीन्स, ठीक है, कैरियर प्रोटीन्स, और वो हेल्प आउट करती हैं ऑस्मोसिस सॉरी डिफ्यूजन को होने में। 17th एमसीक्यू व्हिच पिगमेंट इज मेनली रिस्पांसिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस हो रही है वो होती है ग्रीन कलर की पिगमेंट की वजह से, और उसका नाम है क्लोरोफिल। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर एमसीक्यू नंबर 17। आगे बढ़ते हैं, 18th एमसीक्यू है द गोल्जी apparatus इज मेनली इन्वॉल्व्ड इन, ठीक है, अभी जो पीछे मैंने जिक्र किया कि जो गोल्जी बॉडी है उसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहा जाता है, तो वो इसलिए ही कहा जाता है कि वो पैकेजिंग करती है और उसके अलावा उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन भी करती है, स्पेशली प्रोटीन के अंदर। और यही सेम काम एक पोस्ट ऑफिस में होता है, आप एक पार्सल लेके जाते हैं, ठीक है, या आप ऐसी चीज जो आपको भेज रही है कहीं पर, तो आप जब वहां पर लेके जाएंगे तो वो उनको क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई किस तरह के, उनको पैकेजिंग उसकी करेंगे, उसके ऊपर नाम वगैरह लिखेंगे, ठीक है, और अगर कोई नेसेसरी चेंज लानी है तो वो भी लाएंगे, ठीक है, उसके बाद वो उनको भेज देते हैं कहीं पर, तो इसीलिए गोल्जी बॉडी को पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, द सेकंड लास्ट एमसीक्यू ऑफ टुडेज वीडियो इज सेंट्रियोल्स अकर ऑन द इन, तो सेंट्रियोल्स किस सेल में पाए जाते हैं। सो हेयर वी हैव द करेक्ट ऑप्शन, इट इज एनिमल सेल्स, ठीक है, जो कि हेल्प आउट करते हैं सेल डिवीजन के प्रोसेस में, जब सेल्स अपने नंबर बढ़ाते हैं या एक सेल दो में कन्वर्ट हो जाता है। Okay, the last MCQ for today's video is which type of endoplasmic reticulum, यहाँ पर जो ER लिखा हुआ है वो शो करता है endoplasmic reticulum को, has ribosomes attached to its surface। तो राइबोस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हम दो टाइप्स समझते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको RER भी कहते हैं, और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको SER भी कहते हैं। अब फर्क ये है दोनों में, वो स्मूथ इसलिए है क्योंकि उनकी सरफेस पर राइबोसोम्स नहीं होते, और वो रफ इसलिए है क्योंकि उसकी सरफेस पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल, एक ऐसा कहेंगे कॉमन सेंस का जो है वो सवाल है, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो टाइप जिनमें राइबोसोम्स जो है वो उनकी सरफेस पर अटैच होते हैं, तो वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। और हाँ, पहले मैंने बताया नहीं, राइबोसोम्स को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, नेक्स्ट वीडियो